हाय एवरीवन। तो आज है 30 अक्टूबर और 30 अक्टूबर में जितना भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहा है जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड है उसको आज हम लोग विथ डिटेल के साथ कवर करने वाले हैं। जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड न्यूज़ हैं जो एग्ज़ाम को कवर करने वाले हैं। सीएपीएफ एसी हो गया, एफकेट, सीडीएस, एनडीए, एयरफोर्स, एक्सवाई ग्रुप हैं। ये हर डिफेंस एग्ज़ाम को कवर करने के लिए है। क्लियर है, क्योंकि डेडिकेट उसी के लिए जो है करंट अफेयर्स का न्यूज़ रनिंग हो रहा है डेली। तो कोई भी डाउट रहता है तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, इसमें मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पे पूरा पीडीएफ नोटिफिकेशन हर एक चीज़ जो है अपलोड हो जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर 30 अक्टूबर में जितना भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहा है जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड है खासकर डिस्कस करते हैं। जिसमें से पहला न्यूज़ है कि इंडिया रैंक कितना रैंक है, 7th रैंक हासिल किया इंडिया ने इन दी फाइनल मेडल टेली ऑफ द 2025 U23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप जिसे हेल्ड किए गए थे। उसमें से जो इंडिया का रैंक रहा है 7th रैंक। ठीक है, तो क्या है ये, तो U23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप इसे ऑर्गेनाइज किए जाते हैं यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के द्वारा, है ना। इसे ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था 2025 का, ये ऑर्गेनाइज किए गए थे सर्बिया में, जो कि 21 अक्टूबर से 27 अक्टूबर 2025 के बीच इसे ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। और पार्टिसिपेटिंग कंट्री का बात करोगे तो 57 कंट्री हैं जो कि पार्टिसिपेट किए गए थे। अब इसमें भी अगर मेडल टैली का अगर बात करो तो मेन फ्री स्टाइल का बात करो, फ्री स्टाइल में जो कि 92 kg का है। गोल्ड में कौन जीते हैं, एजिमिनी जीते हैं गोल्ड में। फिर मेन फ्री स्टाइल अगर 97 kg का बात करोगे जिसे गोल्ड हासिल किए गए वो कौन है मतलब अरस हैं। तो इस तरीके से जो है मेडल हासिल किए गए हैं। और इसी के जो कैटेगरी में है इंडिया को कितना रैंक मिला है, 7th रैंक मिला है इस कैटेगरी में। ठीक है, तो क्या है ये U23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप जिसे ऑर्गेनाइज किए गए थे कहाँ, सर्बिया में इसे ऑर्गेनाइज किए गए थे। तो जो होस्ट कंट्री का अगर बात करोगे तो नॉर्वे साइड है, जिसे ये तो बेसिक है जिसे हम लोगों ने अभी डिस्कस किए हैं। ठीक है, समझ आ गया ये न्यूज़। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि U23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप होता क्या है एक्चुअली, है ना। इसे ऑर्गेनाइज किए जाते हैं यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के द्वारा, इस्टाब्लिश किए गए थे 2017 में। और इसका पर्पस वही है कि प्रोवाइड करना टू वर्ल्ड लेवल कंपटीशन प्लेटफॉर्म फॉर वेस्टर्न अंडर एज ऑफ 23। तो जितना भी 23 अंडर एज हैं या फिर यूथ बोल सकते हो, सीधी सी बात में, है ना, यूथ बोल सकते हो। तो यूथ को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना जितना भी वेस्टर्न यूथ हैं जिससे वो हाई लेवल तक पहुंच सके और वर्ल्ड लेवल में कंपटीशन तक जा सके। और इसी के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किए जाते हैं बाय दी U23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप। इसे जो है हर साल एनुअली जो है हेल्ड किए जाते हैं। अब इसमें भी डिफरेंट डिसिप्लिन है, जैसे कि मेन फ्री स्टाइल होता है, मेन ग्रेको रोमन स्टाइल होता है, फिर वुमेन फ्री स्टाइल होता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है डिफरेंट इसका भी डिसिप्लिन होता है, इसको थोड़ा कंसीडर करोगे। ठीक है, ये न्यूज़ कंप्लीट हुआ। ठीक है, चलो नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं जो कि है वर्ल्ड फर्स्ट लीगली बाइंडिंग ग्लोबल कन्वेंशन टू प्रिवेंट एंड रिस्पॉन्स टू साइबर क्राइम। अब साइबर क्राइम का प्रिवेंट करना है, कैसे उसको रिस्पॉन्ड करना है, हर चीज़ के लिए अब जो है एक लीगली ग्लोबल बाइंडिंग कन्वेंशन ऑर्गेनाइज किए गए हैं जिसका नाम है हनोई कन्वेंशन। ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना, ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो बाइंडिंग है, बाइंडिंग का मतलब होता है कि जो भी डिसीजन लिए जाएंगे इस कन्वेंशन के थ्रू वो हर एक जो है पार्टिसिपेटिंग कंट्री है उसको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, लीगली बाइंडिंग बोल रहे हैं। तो इसका फुल नेम है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट साइबर क्राइम, जिसे हम लोग शॉर्ट में हनोई कन्वेंशन बोल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो है एडॉप्ट किए गए हनोई कन्वेंशन जो कि हनोई में हुए हैं, ये जो है एक इंटरनेशनल ट्रीटी है। शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इसे हनोई कन्वेंशन बोल रहे हैं। इसे एडॉप्ट किए गए हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, देख लो UNGA है, इसके द्वारा एडॉप्ट किए गए हैं, जो कि इंडिया एक पार्ट है इसका भी। और एडॉप्टेशन डेज का है 2024 में जो 24 दिसंबर, इसमें एडॉप्ट किए गए हैं। अब इसमें एक्चुअली क्या है, ये न्यूज़ में इसीलिए रहा है क्योंकि अभी इसका साइनिंग सेरेमनी चल रहा है। मतलब कौन कौन कंट्री इसमें साइन करेंगे, कौन कौन कंट्री इसमें पार्टिसिपेशन करना चाहते हैं, उसके लिए साइनिंग सेरेमनी यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, होस्ट कंट्री जो है वियतनाम होस्ट कर रहे हैं
और जो होस्ट सिटी का अगर बात करोगे तो हनोई है, और उसी के नेम में जो है यहाँ पे हनोई कन्वेंशन रखे गए हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइज कौन कर रहे हैं इसको? यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम के द्वारा, जिसमें से टोटल 9 चैप्टर इंक्लूड कर रहे हैं, 21 आर्टिकल, जिसमें से डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे जो क्राइम है, किस टाइप के क्राइम है, कैसे उसको प्रिवेंट करना है, कैसे प्रोटेक्ट करना है। एक हर एक डायमेंशंस को प्रोटेक्ट करने का मतलब है कि ह्यूमन को प्रोटेक्ट करना है। मेन ऑब्जेक्टिव अब समझ आ गया होगा कि ग्लोबल कोऑपरेशन अगेंस्ट साइबर क्राइम एंड प्रमोट सिक्योर इंफॉर्मेशन शेयरिंग, क्योंकि अभी जो है टेक्नोलॉजी का युग है। अब टेक्नोलॉजी में बिग डाटा हैंडल करना अपने आप में एक चैलेंजिंग काम है। ठीक है, तो ये जो है एक मेन ऑब्जेक्टिव रहा है इसमें कवर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। द बी मान स्कीम हैज़ बीन लॉन्च बाई ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा इसे लॉन्च किए गए हैं। क्यों लॉन्च किए गए हैं? इससे जो सिविल एविएशन सेक्टर है उससे बहुत ज़्यादा बूस्ट किया जा सके, इसलिए जो बी मान इनिशिएटिव है इसे ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। इसका फुल नेम है बिल्डिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ द एविएशन एसेट्स एंड नेटवर्क, शॉर्ट में इसे हम लोग बी मान कंसिडर कर रहे हैं। एक फ्लेक्सिव एविएशन सेक्टर डेवलपमेंट स्कीम है जो कि ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा इसे लॉन्च किए जा रहे हैं। 2025 से 2030 तक, मतलब 5 पीरियड के लिए स्कीम लॉन्च रहेगा। और इसका जो है मोटो रहा है, विज़न रहने वाले हैं एविएशन फॉर ऑल, है ना, एविएशन फॉर ऑल, ये इसका जो है विज़न रहेगा, मोटो रहेगा। बाकी कुछ इसका ऑब्जेक्टिव का अगर बारे में डिस्कस करेंगे तो डेवलप एंड अपग्रेड करना है एयरपोर्ट को, डेवलप करना है एयरपोर्ट को, हेलीपोर्ट्स को, फिर इन्हेंस करना है रीजनल एयर कनेक्टिविटी को, प्रमोट करना है एमआरओ इकोसिस्टम को, है ना, फिर इनकरेज करना है इमर्जिंग एविएशन टेक्नोलॉजी, बूस्ट एयर कार्गो, लॉजिस्टिक्स, स्किल डेवलपमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग, फिर इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग। ये सब चीज़ जो है कुछ की ऑब्जेक्टिव रहने वाले हैं इसके थ्रू। कौन से, किसके थ्रू? बी मान इनिशिएटिव के थ्रू, जिसे ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। समझ आ गया? चलो नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं अब। द विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2025 इसे ऑब्जर्व किए गए हैं, इस साल भी 2025 में भी ऑब्जर्व किए गए हैं, जिसका थीम रहा है विजिलेंस अवर शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये इसका थीम रहा है, विजिलेंस अवर शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो देखो विजिलेंस अवेयरनेस वीक कब से कब तक? हर साल इसे जो है अक्टूबर के लास्ट वीक, है ना, जैसे कि यहाँ पे 2025 में 27 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच इसे ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, ऑब्जर्व किए जाएंगे। एक सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के द्वारा ऑब्जर्व किए जाते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना, ऑब्जर्व किए जाते हैं इंडिया में। इसका जो मोटो है, अब इस साल का मोटो समझ आ गया क्या है इसका थीम? विजिलेंस अवर शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इसका ऑब्जेक्टिव का अगर बात करेंगे तो प्रमोट करना है इंटीग्रिटी को, ट्रांसपेरेंसी हो गया, अकाउंटेबिलिटी इन पब्लिक लाइफ एंड अवेयरनेस जताना है, या फिर अवेयरनेस यहाँ पे लाना है अबाउट द डेट्रीमेंटल इफेक्ट ऑफ द करप्शन के अगेंस्ट जो है यहाँ पे अवेयरनेस जगाना है। फिर साथ ही साथ में ट्रांसपेरेंसी हो गया, इंटीग्रिटी हो गया, अकाउंटेबिलिटी हो गया, इन सब चीज़ को यहाँ पे प्रमोट करना है। ये इसका जो है मेन एम है, किसका? जो है विजिलेंस अवेयरनेस वीक का, जो कि 2025 में भी ऑर्गेनाइज किए गए हैं। ठीक है, इतना समझ आया? चलो फिर द वर्ल्ड फर्स्ट न्यूक्लियर पावर मिसाइल बुरेवेंस्टिक इज डेवलप, किसके द्वारा डेवलप किए जा रहे हैं? रशिया के द्वारा। और ये भी याद रखना है ये न्यूक्लियर पावर मिसाइल है, अभी तक तो न्यूक्लियर पावर प्लांट चल रहा था, अब डायरेक्टली मिसाइल में आ रहे हैं, है ना, तो जो कि पावरफुल मिसाइल है यहाँ पे। ये जो है न्यूक्लियर पावर है, जो कि न्यूक्लियर पावर क्रूज मिसाइल की तरह काम करेंगे। इसका ओरिजिन अगर ट्रेस करोगे तो रशिया के द्वारा इसे डेवलप किए जा रहे हैं बाई द रशियन फेडरेशन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑफ रशिया। इसे अनवील किए गए थे 2018 में बाई द व्लादिमीर पुतिन के द्वारा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे कंसीडर करना है। थ्योरेटिकली ऐसा बोले जा रहे हैं कि इसमें अनलिमिटेड रेंज होने वाले हैं, है ना, ड्यू टू द न्यूक्लियर प्रोपल्सन। ये प्रोपल्सन एक सिस्टम है जिसके थ्रू क्या है, रॉकेट को ऊपर या फिर अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं, तो इसका जो रेंज है अनलिमिटेड होने वाले हैं, ऐसा बता रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं कि रिसेंटली मगांथी रामकृष्णन अभी पास्ड अवे हुए हैं, जो कि एसोसिएटेड है मेडिसिन सर्जरी से। ठीक है, तो ऑब्ituaries में भी इसको कंसिडर करना है। तो इसका जो है डाइड हुआ है, ये 1934 में बर्थ हुआ था और 27 अक्टूबर 2025 में डेथ हुआ है। और इसे जो है
अवार्डेड भी जा चुके हैं पद्मश्री से, 2002 में अवार्डेड किए गए थे। किसके रेस्पेक्ट में? कंट्रीब्यूशन टू मेडिसिन, मेडिसिन के फील्ड के लिए इसे अवार्डेड भी गए थे। तो किससे रिलेटेड है ना? जो मगांथी रामकृष्णन किससे रिलेटेड है? मेडिसिन से रिलेटेड है या फिर सर्जरी से, तो इसको भी याद रखना है। फिर रिसेंट में जितना भी ऑबिचुरीज हैं इसको भी थोड़ा कंसीडर करोगे, जैसे कि चन्नूलाल मिश्रा हो गया जो कि हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगर हैं, पीयूष पांडे जो कि एडवर्टाइजिंग एक्सपर्ट हैं, फिर एकनाथ वसंत जो कि इंडियन स्पेस साइंटिस्ट हैं। तो इस तरीके से क्या है, डिफरेंट डिफरेंट ऑबिचुरीज हैं जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है, तो थोड़ा इसको भी कवर करना है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। दिस 7th एडिशन ऑफ द इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग जिसे हेल्ड किए गए थे न्यू दिल्ली में, है क्या? ये जो इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग है ना, एक्चुअली ये इंडियन नेवी का है ना, इंडियन नेवी का एक इंटरनेशनल डायलॉग होता है या फिर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होता है, जिसे इस साल जो है न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किए गए थे। देखो ऑर्गेनाइजर कौन है? इंडियन नेवी है, क्योंकि इंडियन नेवी का एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है जो कि 28 अक्टूबर से 30 अक्टूबर जो कि 3 डे इवेंट रहा है। सेंटर अगर बात करोगे तो न्यू दिल्ली रहा है, और इसका जो थीम है, मोटिव का अगर बात करेंगे तो प्रमोटिंग होलिस्टिकली मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड ग्रोथ, रीजनल कैपेसिटी बिल्डिंग एंड कैपेबिलिटी इन्हेंसमेंट, ये इसका जो है थीम रहा है इस साल का 2025 का, ठीक है। फिर इसका कुछ ऑब्जेक्टिव फोकस का अगर बारे में देखेंगे तो स्ट्रेंथ करना है मैरीटाइम सिक्योरिटी को, ऑपरेशन इन द इंडो पैसिफिक रीजन में, इन्हेंस करना है रीजनल कैपेबिलिटी हो गया है, फिर मूविंग फ्रॉम स्ट्रेटजिक विजन टू प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में ज़्यादा ध्यान देना है। इस सब चीज़ का यहाँ पे फोकस रखते हुए, ध्यान रखते हुए इसे हर साल जो है ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। न्यूज़ समझ में आ गया? तो न्यू दिल्ली में हुआ है जो कि इंडियन नेवी का एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं अब। द अनुसंधान रिसर्च है ना, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन हैज़ लॉन्च दी महामेड मिशन। किसके साथ कोलैबोरेशन किए हैं? ये कोलैबोरेशन किए हैं बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन, मेलिंडा जो है गेट फाउंडेशन है, इसके साथ कोलैबोरेशन करके महामेड टेक मिशन इसे लॉन्च किए जा रहे हैं। ये दोनों क्या है, जैसे कि बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन ये एक एनजीओ है, एनजीओ के थ्रू ही काम करते हैं ये, तो इसे लॉन्च कर रहे हैं। किसके द्वारा लॉन्च कर रहे हैं? कोलैबोरेशन हुआ है IIA या फिर ANRF के द्वारा और ICMR के द्वारा। फिर इसका जो ऑब्जेक्टिव रहने वाला है कि एक्सेलरेट इनोवेशन इन इंडिया मेडिकल टेक्नोलॉजी सेक्टर, ये इसका जो है मेन एम रहने वाला है कि इनोवेशन लाना है मेडिकल टेक्नोलॉजी सेक्टर में। जितना भी हाई कॉस्ट इंपोर्ट कर रहे हैं या फिर प्रमोट कर रहे हैं मेक इन इंडिया को, इसको सबको रिड्यूस करना है। एक चीज़ देखना है यहाँ पे, जो हाई कॉस्ट इंपोर्ट है उसको रिड्यूस करना है और मेक इन इंडिया को यहाँ पे प्रमोट करना है, ये यहाँ पे लिखा गया है। फिर प्रमोट करना इक्विटेबल एक्सेस टू अफोर्डेबल एंड हाई क्वालिटी मेडिसिन टेक्नोलॉजी, ये सब चीज़ जो है मेजर इसका ऑब्जेक्टिव रहने वाले हैं, ठीक है। समझ आ गया इसका ऑब्जेक्टिव कि मेडिकल टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करना है ना, इनोवेशन लाना है इसमें, मेक इन इंडिया को प्रमोट करना है। जितना भी हाई कॉस्ट से हम लोग इम्पोर्ट करते हैं, चाहे मेडिसिन ले लो, चाहे मेडिसिन से रिलेटेड कोई टेक्नोलॉजी ले लो, उसको यहाँ पे रिड्यूस करना है। फिर प्रमोट करना है अफोर्डेबल एंड हाई क्वालिटी मेडिसिन टेक्नोलॉजी या फिर मेडिकल टेक्नोलॉजी, इसका जो है मेन ऑब्जेक्टिव रहने वाला है। तो दो इंस्टीट्यूट के बीच यहाँ पे कोलैबोरेशन हुआ है, जिसमें से पहला है अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, इसे जो है अंडर ANRF एक्ट 2023 जो है इसके थ्रू लाए गए थे और इसका फोर्स जो है 2024 से स्टार्ट हो गए थे। ये एक अपेक्स बॉडी फॉर रिसर्च एंड इनोवेशन इन इंडिया, ठीक है। जो अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है, ये रिसर्च के लिए, इनोवेशन लाने के लिए इंडिया में एक अपेक्स बॉडी है, जिसका पर्पस होता है कि गाइड करना, फंड करना या फिर प्रमोट करना पूरा रिसर्च को अक्रॉस डिसिप्लिन, हर एक डिसिप्लिन में जो है रिसर्च को प्रमोट करना, फंडिंग करना, स्ट्रेंथन करना है रिसर्च इकोसिस्टम को इंडिया में। प्लस जितना भी प्रमोट करोगे या फिर कोलाबोरेशन से कर सकते हो, एकेडमिया कोलाबोरेशन, इंडस्ट्री, फिर गवर्नमेंट कोलाबोरेशन से। तो ये तो रहा कुछ स्टैटिक पोर्शन। साथ में जो है जो नेक्स्ट है बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन, जिसे फाउंड किए गए थे 2000 में। ये भी एक जो है USA का एक, जिसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन USA में है। ये भी USA का एक NGO बोल सकते हो इसको, जिसका मेन मिशन है, पर्पस है, जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है उसको यहाँ पे रिड्यूस करना है, हेल्थ केयर सिस्टम को यहाँ पे इन्हेंस करना है
एंड एक्सपांड करना है एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी ग्लोबली। तो इसका जो है मेन एम है। तो यहाँ तक न्यूज़ कंप्लीट करने के बाद अब डिस्कस करते हैं प्लेसेस इन न्यूज़ को। तो क्योंकि ये अभी न्यूज़ में रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसमें से 2 ऑयल जो टैंकर है यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट नहीं बोलना चाहिए, यहाँ पे क्या बोलना चाहिए, कोलिजन बोलना चाहिए। ठीक है, कोलिजन बोलना चाहिए। यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कोलिजन हुआ है। क्या होता है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, इसका अगर लोकेशन देखोगे तो ये देखो, ये जो है 2 सी बॉडी को यहाँ पे अलग करते हैं। कौन कौन से, एक होता है पर्शियन गल्फ और इधर है अरेबियन सी। इसको ये क्या करते हैं, अलग करते हैं। ये स्टेट है, स्टेट उसी को बोलते हैं जो 2 वाटर बॉडी को अलग कर दे। बाकी इसका कुछ अगर बॉर्डर स्टेट देखोगे तो ईरान इधर है, ईरान के बाद सऊदी अरेबिया बॉर्डर पड़ता है, इराक हो गया, यूएई हो गया, फिर ओमान हो गया। इस तरीके से यहाँ पे कुछ बॉर्डर हैं। बाकी जो बताया हूँ वही चीज़ लिखा गया है, जैसे कि बॉर्डरिंग स्टेट में ईरान, यूएई, फिर ओमान है। कनेक्टेड वाटर बॉडी को पर्शियन गल्फ को और गल्फ ऑफ ओमान, इसको यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। ठीक है, पर्शियन गल्फ को और गल्फ ऑफ ओमान, अच्छा ठीक, गल्फ ऑफ ओमान को यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। बाकी कुछ इंपॉर्टेंस का अगर बात करें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का, तो ग्लोबल एनर्जी लाइफलाइन इसी को कंसिडर करते हैं, क्योंकि जितना भी जो एनर्जी है ना, जितना भी एनर्जी जो ट्रांसपोर्ट होता है वो गल्फ ऑफ हॉर्मुज के थ्रू ही होते हैं। जैसे कि हैंडल 20% ऑफ द ग्लोबल ऑयल ट्रेड को यही हैंडल करता है। देखो 20 मिलियन बैरल हर दिन में यहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट यहाँ पे हो रहा है। फिर 30% ग्लोबल का एलएनजी ट्रेड यहीं से होता है, जो कि काटर से भी यहाँ पे लार्जर है। फिर इंडिया का रेलेवेंस अगर बात करोगे तो 85% ऑफ इंडिया क्रूड ऑयल एंड 50% एलएनजी जो कि इंपोर्ट होता है यही रूट से। स्ट्रेट ऑफ जो हॉर्मुज है यहीं से 85% इंडिया का क्रूड ऑयल यहाँ पे इंपोर्ट हो रहा है। और कातर अलोन सप्लाई 80% ऑफ द इंडिया एलएनजी नीड्स। अब देख लो, तो इस तरीके से ये जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो ये तो रहा पूरा ओवरऑल और न्यूज़ जो कि 13 अक्टूबर में रहे हैं, है ना, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, एग्ज़ाम ओरिएंटेड थे। चलिए फिर मिलते हैं अब क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।